आज हम करेंगे 10th क्लास का लोकतांत्रिक राजनीति का 7th लेसन लोकतंत्र के परिणाम। देखिए, अब तक हमने इस बुक के जितने भी लेसन किए हैं उसमें हमने लोकतंत्र की बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ी है कि लोकतंत्र लोगों का तंत्र होता है, लोगों की भागीदारी होती है, लोगों को समान दृष्टि से देखता है, सबको साथ लेके चलता है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता, लोगों को बहुत सारे अधिकार देता है। तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें लोकतंत्र के बारे में पढ़ी है। तो इस लेसन में हम क्या देखेंगे अब कि लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र जो सरकार का एक रूप है, शासन व्यवस्था है एक तरीके की, तो उसके परिणाम क्या क्या है। तो इसको जानने से पहले हम शासन के जो और विभिन्न प्रकार के प्रकार होते हैं या जो शासन की और विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की जाती है उसके बारे में जानेंगे। फिर लोकतंत्र के बारे में और शासन के विभिन्न जो अन्य प्रकार हैं उनके बारे में जानने के बाद ये निष्कर्ष निकालेंगे क्या वास्तव में लोकतंत्र हमारे लिए अच्छा है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, शासन व्यवस्था के कई रूप होते हैं। जैसे पहला लोकतंत्र, जैसा कि भारत में है। हमारा देश कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश का लोकतांत्रिक होने का मतलब ये है कि जो हमारी शासन व्यवस्था है या हमारी जो सरकार है वो लोकतांत्रिक है, मतलब वो लोकतंत्र के मूल्यों का पालन करती है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, लोगों की इसमें भागीदारी होती है। हमारे जो नेता होते हैं उनको हम वोट डाल के चुनते हैं। तो सरकार को बनाना और सरकार को हटाना सब हमारे हाथ में है, जनता प्रमुख होती है। ये हो गया हमारा लोकतंत्र का मतलब। सैन्य शासन क्या होता है? कई देशों में क्या था, लोकतंत्र को पहले लोकतांत्रिक शासन था, उसको हटा दिया विद्रोह के द्वारा या दंगों के द्वारा, और सैन्य शासन स्थापित किया, मतलब सेना ने शासन को अपने हाथ में ले लिया। तो ये जो शासन का स्वरूप है ये लोकतंत्र से बिल्कुल अलग है। इसमें कोई जनता की भागीदारी नहीं होती, सेना का शासन होता है और उसी की प्रमुखता चलती है। फिर आता है हमारा कम्युनिस्ट शासन। कम्युनिस्ट शासन जैसे कि चीन जैसे देशों ने अपना रखा है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक कोई पार्टी होती है, एक कोई राजनीतिक दल होता है। जैसे कम्युनिस्ट जो शासन व्यवस्था होती है उसमें केवल एक ही पार्टी या एक ही राजनीतिक जो दल होता है उसकी प्रभुसत्ता स्थापित होती है, मतलब उसी के अनुसार सारे देश का शासन चलाया जाता है। नियम कानून, देश से संबंधित जो भी कार्य है वो कम्युनिस्ट पार्टी ही करती है। फिर आता है हमारा राजतंत्र। राजतंत्र जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, राजतंत्र राजा का तंत्र, एक ऐसा तंत्र या ऐसा शासन जहाँ का प्रमुख राजा होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न प्रकार के मंत्री कुछ नहीं होता। इसमें जो सत्ता होती है वो राजा के हाथ में होती है और राजा ही अपनी आज्ञा का पालन प्रजा से करवाता है। तो इसमें राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में केवल एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है और उसी के अनुसार पूरे देश का शासन चलाया जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने शासन व्यवस्था के विभिन्न रूप पढ़े कि लोकतंत्र क्या होता है, सैन्य शासन क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है, राजतंत्र क्या होता है। अब आगे हम देखते हैं कि इन सभी प्रकार की शासन प्रणाली में लोकतंत्र सरकार का सबसे बेहतर स्वरूप माना जाता है। दुनिया के कम से कम 150 से ज़्यादा देशों ने लोकतांत्रिक शासन को अपनाया है। अब आप ये देखिए, दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें से अगर 150 से ज़्यादा देशों ने लोकतंत्र को अपनाया है तो क्यों अपनाया है? इसका मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र ने विभिन्न देशों में अच्छा काम किया होगा, नागरिकों की तरक्की हुई होगी, देश का विकास हुआ होगा। जब हमें किसी व्यवस्था में कुछ अच्छी बातें दिखाई देती है तभी तो हम उसको अपनाते हैं। तो लोकतंत्र सरकार का बेहतर स्वरूप है। क्यों है? क्यों लोकतंत्र को सरकार का एक अच्छा रूप माना जाता है? तो इसकी पहली विशेषता क्या आएगी, जो लोकतंत्र है वो नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। समानता को कैसे बढ़ावा देता है? क्योंकि लोकतंत्र में जो कानून बनाए जाते हैं वो किसी खास विशेष या किसी धर्म या किसी जाति को लेकर नहीं बनाए जाते। जो भी कानून बनेगा सबके लिए बनेगा, किसी एक व्यक्ति को पालन नहीं करना, सबको पालन करना है। अमीर गरीब किसी पे अलग अलग लागू नहीं होगा, जो भी कानून है वो सब पे समान रूप से लागू होगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, जो लोकतंत्र है वो नागरिकों में किसको बढ़ावा देता है? समानता को बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट हमारा आता है कि जो लोकतंत्र है वो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। व्यक्ति की गरिमा, देखो गरिमा का मतलब होता है व्यक्ति का सम्मान। हर व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान होता है। हम किसी को बेवजह गाली नहीं दे सकते, किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अगर ऐसा कोई करता भी है तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो लोकतंत्र क्या है? हर व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। फिर हमारा आता है फैसले में बेहतरी होती है।
फैसले में बेहतरी कैसे होती है, क्योंकि लोकतंत्र में फैसला ये सोच के लिया जाता है, सरकार जब कोई भी काम करती है या कोई भी कानून बनाती है या कोई भी फैसला लेती है तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि अगर मैंने ये फैसला लिया तो जनता क्या सोचेगी, जनता विरोध तो नहीं करेगी, क्या ये जनता की भलाई के लिए है। तो ज़्यादा कोशिश की जाती है कि जो भी फैसला लिया जाए उससे ज़्यादा जनता की भलाई हो, भलाई से जुड़ा हुआ हो। और लोकतंत्र में फैसला कोई भी एक व्यक्ति नहीं ले सकता। लोकतंत्र में जब भी फैसला लिया जाता है तो पहले क्या होता है, संसद के जो सदन है जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, उसके जो प्रतिनिधि है वो हम लोगों ने चुन के भेजे हैं। अब ये देखिए हमारे देश की जनसंख्या अरबों में है, तो कोई भी अगर फैसला लिया जाएगा तो हर व्यक्ति तो उसमें भागीदारी नहीं दे सकता ना। हर व्यक्ति की इच्छा, हर व्यक्ति की मांग अलग अलग है। तो हमने अपनी तरफ से अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेज दिया। अब हमारी जो मांग है वो हमारी जो प्रतिनिधि है वो संसद में उठाएंगे। और होता क्या है, पहले कोई भी अगर फैसला लिया जाता है तो वो संसद में जाता है, उस पर खूब बहस होती है, दोनों सदनों की जब बहुमत से वो फैसला पास हो जाता है फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देते हैं, अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, वो फिर लागू हो जाता है। तो लोकतंत्र में संभावना क्या होती है कि कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो फैसला ये सोच के लिया जाता है कि उससे ज़्यादा लोगों की भलाई जुड़ी होगी। कोई भी एक व्यक्ति तानाशाह नहीं बन सकता, कोई भी एक अपने फैसले को जबरदस्ती दूसरे पे लागू नहीं कर सकता। तो इसलिए लोकतंत्र में जो फैसला लिया जाता है उसमें बेहतरी की ज़्यादा संभावना होती है। फिर इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो सरकार ने कहीं पर बांध बनाने की योजना बनाई कि किसी जगह पे बांध बनाना है बिजली के उद्देश्य से। अब सरकार ने वहाँ पे काम शुरू कर दिया, लेकिन सरकार को ये नहीं पता था कि जहाँ वो बांध बनाने के लिए कार्य किया जाएगा वहाँ पर बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, और जब बांध बनेगा तो उनको बेघर होना पड़ेगा, वहाँ से हटना पड़ेगा। तो वहाँ लोगों ने क्या किया, विरोध शुरू कर दिया कि भाई हमारे यहाँ बांध ना बनाया जाए क्योंकि हम तो बेघर हो जाएंगे। लोग वहाँ रह रहे इतने सालों से, उनका रोजगार जुड़ा हुआ है वहाँ पर, उनका जो घर बार वहीं पर है। तो ऐसे लोगों ने क्या किया, विरोध किया। तो सरकार दोबारा उस पर विचार करती है कि अगर मैंने कोई फैसला लिया है, लोग उससे सहमत नहीं है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो उस गलती को सुधारने की भी कोशिश की जाती है कि बांध वहाँ ना बनाकर कहीं और बनाया जाए, या पहले जो व्यक्ति वहाँ पर रह रहे हैं उनके निवास या उनके रहने का प्रबंध किया जाए, उसके बाद वो कार्य शुरू किया जाए। तो कुल मिला के जो सरकार है वो अगर कोई गलती कर भी देती है तो उसको सुधारने की गुंजाइश भी होती है, और हम उसका विरोध भी कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, धरने कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन फिर हमारा आता है गलतियों को टालने और संभालने का सही तरीका होता है। लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में अगर कोई गलती की जाती है किसी से तो उसको हम कोशिश करते हैं कि वो आगे बड़ा रूप धारण ना करे, उसको संभालने का जो एक तरीका अपनाया जाता है वो तरीका कैसा होता है, शांतिपूर्ण। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र को अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि वो समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, फैसला बेहतर लिया जाता है, सबके हित में लिया जाता है। अगर कोई गलती सरकार की होती है तो सरकार उसको सुधारने की कोशिश करती है, सुधारने की गुंजाइश होती है उसमें, और गलतियों को टालने और संभालने का तरीका होता है। तो ये हमने लोकतंत्र के जो अच्छा पहलू है उसके बारे में जाना। फिर आता है हमारा, कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में ये आता है कि हमने लोकतंत्र के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें तो जान ली, लेकिन क्या वास्तव में जैसा हम किताबों में पढ़ते हैं, जैसा सुनते हैं, क्या वास्तव में लोकतंत्र ऐसा है? तो उसके संबंध में क्या आता है कि लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से, मतलब देखने में या फिर जो किताबों में लिखा होता है उस रूप से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप में देखें, प्रैक्टिकली देखें उसको, तो वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से अच्छा है। कुछ लोग क्या मानते हैं कि जैसे मान लो लोकतंत्र में रह रहे हैं, उनको काम नहीं मिला, तो वो कहेंगे लोकतंत्र बहुत ही बुरी शासन व्यवस्था है, अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं तो बेरोजगार बैठा हूँ, मुझे तो रोजगार मिला ही नहीं। लेकिन कभी ये सोचा है कि लोकतंत्र सरकार का एक सिर्फ रूप है, वो हमें सुविधा देता है, लेकिन हमारा जो रोजगार है या हमें जो चाहिए, हमारी जो इच्छा है, उसको पाने के लिए हमें प्रयास खुद करना होगा। वो तो सरकार का एक रूप ही तो है लोकतंत्र, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है गैर लोकतांत्रिक सरकारों ने अच्छा काम किया है कि जो गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता, किसी एक व्यक्ति के हाथ में शासन होता है, वहाँ पर अच्छा काम किया जाता है। और इसके बारे में क्या तर्क दिया है, क्योंकि लोकतंत्र में तो क्या होता है, पहले हम वोट डालेंगे, चुनाव कराया जाएगा, वोटों की गिनती होगी, तब सरकार बनेगी। लेकिन तानाशाही सरकार या गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ये सारी कोई झंझट नहीं होती। एक व्यक्ति है, उसके हाथ में सत्ता है, उसी की सबको बात माननी है, कोई वोट नहीं डालता, कोई वोटों की गिनती नहीं होती, सबका ध्यान नहीं रखा जाता। तो इसमें
टाइम है वो कम लगता है, कोई भी फैसला लिया जाता है जल्दी से लिया जाता है। लोकतंत्र में फैसला लिया जाएगा तो क्या होगा, पहले सोचा विचारा जाएगा, संसद के एक सदन में जाएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर बहस होगी, फिर चर्चा होगी, तब उसको लागू किया जाएगा। लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता। लेकिन इन सबको देखने के बाद भी जो लोकतंत्र है वो शासन व्यवस्था का एक ऐसा बेहतर पक्ष है जिसको ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर देशों ने अपनाया है। और उसके बारे में क्या तर्क दिए जाते हैं, एक तो लोकतंत्र जवाबदेह होता है। देखो, जब भी सरकार अगर हमें सरकार के बारे में कि सरकार ने कहाँ बजट का पैसा कहाँ पर लगाया, कितना लगाया, कौन सा नेता क्या काम करता है, किसने क्या काम किया, कुछ भी अगर हमें जानना है तो हम RTI लगा सकते हैं। RTI मतलब सूचना का अधिकार। हम सरकार से किसी भी विषय में सूचना मांग सकते हैं, जबकि ये गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होता। फिर आता है लोकतंत्र को चुनावी प्रक्रिया में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। हमें जो व्यक्ति लगता है कि वो हमारे सरकार बनाने के बाद हमारे लिए काम करेगा, हम उसी व्यक्ति को जिताते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है, हमें अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। जबकि जो गैर लोकतांत्रिक सरकार होते हैं उसमें जो व्यक्ति पैसे वाला है या जिसके पास जो शक्तिशाली है वही सत्ता पर हमेशा कब्जा रखता है। अगर वो कोई गलत आज्ञा भी देता है तो नागरिकों को मजबूरी में उसकी आज्ञा का पालन करना होता है। फिर हमारा आता है तीसरा, सरकार पारदर्शिता का पालन करती है। इसका मतलब ये आ गया कि हम RTI लगा के जान सकते हैं। उसमें पारदर्शिता का पालन कैसे करती है कि सरकार जो भी करती है वो सबके सामने होता है, चोरी छिपे कोई काम नहीं किया जाता। फिर हमारा आता है उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या होता है, सरकार अगर कोई भी काम करेगी तो नागरिकों के प्रति उत्तरदायी है। कुछ गलत करेगी तो भी जवाब देना होगा। अच्छा कोशिश की जाती है कि ऐसा काम किया जाए नागरिकों की भलाई जिससे जुड़ी हो। जैसे चुनाव किया जाता है तो वो निष्पक्ष और नियमित, मतलब उसमें एक व्यक्ति डालेगा एक वोट, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति 2 वोट डाल रहा है। तो नियमित चुनाव और निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है। ध्यान रखा जाता है कि भ्रष्टाचार ना हो। देखो, भ्रष्टाचार जो है वो हर सरकार में मिलेगा आपको, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, पूरी तरीके से उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं जिससे कि हमारा जो समाज है वो भ्रष्टाचार मुक्त बने। ये लोकतंत्र की विशेषता हो गई। प्रमुख नीतियों पर खुली सार्वजनिक बहस, ये मैंने बताया कि संसद में कोई भी कानून होता है, कोई भी कानून नया लाया जाता है, उस पर खुल के बहस होती है। सब अपने विचार रखते हैं, फिर जो विचार सबकी सहमति से अपनाया जाता है उसको देश में लागू किया जाता है। सूचना का अधिकार, ये RTI आ गया, RTI के बारे में है। अब आता है कि लोकतांत्रिक सरकार से विकास की अपेक्षा करना क्या उचित है। लोकतांत्रिक सरकार ने आर्थिक दृष्टि से आर्थिक विकास कितना किया है। पहले क्या था, आज़ादी के बाद हमारा आर्थिक विकास बहुत धीमी गति से हुआ था। बहुत सारे देशों ने अपने देश में विभिन्न प्रकार की कंपनियों को स्थापित करने का अधिकार दे दिया था। भारत में यह थोड़ा लेट हुआ 1991 के बाद, तो इसलिए हमारा आर्थिक विकास की जो रफ्तार है वो बाद में बढ़ी। लेकिन जो आर्थिक विकास होता है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे किसी देश की जनसंख्या, अगर देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, गरीबी है, भूखमरी है, अनपढ़ता है, तो उस देश का आर्थिक विकास थोड़ा धीमा होगा। वैश्विक स्थिति, किसी भी देश के दुनिया के अन्य देशों के साथ कैसे संबंध है। अगर हमारे अच्छे संबंध है तो विभिन्न प्रकार की देशों में जब मुसीबत आती है तो दूसरे देश हमारी मदद कर सकते हैं, ये हो गया। फिर अगर हमारे विभिन्न देशों से सहयोग कैसे है, अगर हमारे दुनिया के अन्य देशों के साथ अच्छे सहयोग है तो उसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि हमें विभिन्न देशों से तकनीकी सहायता मिल सकती है। देशों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियाँ कि हम अपने देश के नागरिकों की भलाई के लिए क्या क्या कल्याणकारी काम कर रही है। जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए हमने पेंशन की व्यवस्था कर दी, बच्चों के लिए फ्री में स्कूल की व्यवस्था कर दी, हॉस्पिटल बना दिए, डिस्पेंसरी बना दी। तो जो सरकार जितना ज़्यादा ये काम करेगी उतना ही आर्थिक विकास भी ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, लोकतंत्र के बारे में, शासन के विभिन्न रूप, लोकतंत्र, सैन्य शासन, कम्युनिस्ट पार्टी और राजतंत्र। फिर हमने पढ़ा लोकतंत्र अच्छा क्यों है, उसकी अच्छाइयाँ पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि क्या लोकतांत्रिक सरकार अच्छी है तो क्यों है। उसके फिर हमने पक्ष में तर्क पढ़े कि लोकतांत्रिक जो सरकार है वो लोगों के लिए क्या क्या काम करती है, उसकी क्या क्या खास बातें हैं जिसकी वजह से दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों ने इस प्रणाली को अपनाया है। फिर हमने देखा कि लोकतंत्र लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार की स्थापना कैसे करता है, उसके लिए वो क्या क्या काम करता है। उसके बाद हमने देखा कि क्या लोकतांत्रिक सरकार आर्थिक समृद्धि और विकास की दिशा में अग्रसर है और इसके लिए क्या क्या खास बातें होनी जरूरी है। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1991 के बाद हमारा विकास तेज हुआ था क्योंकि इससे पहले हमने विभिन्न देशों को अपने देश में
कंपनियां स्थापित करने का अधिकार नहीं दिया था। 1991 से इसकी पहल हुई और तभी से इसका आर्थिक विकास और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा हमारे लिए चलाई गई है। तो ये लेसन हमारा यहीं ख़त्म होता है। जो 10th क्लास में सिविक्स लोकतांत्रिक राजनीति वाली बुक है, CBSE ने उसमें से कई लेसन को हमारे सिलेबस से हटा दिया है। इस बुक के हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 लेसन हैं। पहला लेसन है सत्ता की साझेदारी, दूसरा लेसन आएगा संघवाद, छठा लेसन आएगा हमारा राजनीतिक दल और 7वां लेसन आएगा हमारा लोकतंत्र के परिणाम। तो आपका जो लोकतांत्रिक राजनीति वाली बुक है उसका सिलेबस यहाँ कंप्लीट होता है। इस लेसन की जो मैं और भी आगे वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।